प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 6 प्रश्नावली 3.5। यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर 60 है, 60 के हमने दो गुणनखंड किए, पहले 6 और 10 है। फिर आगे जाए 6 के गुणनखंड के 2 और 3, यहाँ पर 3 जो हमने लिख दिया है। इसके बाद में 10 के गुण के 5 और 5 दूनी 10, 2 यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाद में बी भाग है, तो बी भाग में 60 है, यहाँ पर 60 के गुणनखंड क्या हुए 30 यहाँ पर है, और 30 दूनी 60 होते हैं, 2 यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद में 30 है, 10 दिए 30 आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 10 है, 5 और 2 5 दूनी 10 आ जाता है। इससे अगला है एक अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो इसमें कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया अभी, 6 ले लिया। क्या ले लिया? 6 ले लिया। यहाँ पर ये थोड़ा गलती हो गई थी, यहाँ पर क्या लिया? 6 दिया। तो इसके गुणनखंड क्या है? 1 2 3 और 6। अब इसके अंदर जो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? अब जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि संख्याएं लिख लेते हैं, पहले भाज्य और अभाज्य। जैसे ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं ये कौन सी हैं? 3 5 7 11 13। और भाज्य संख्याएं कौन सी हैं? भाज्य संख्या है 2 4 6 8 10 आदि। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसमें 2 और 3 जो है अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 और 6 क्या चीज़ है? ये भाज्य संख्याएं हैं। जो 1 है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य। तो इसमें जो उसके गुणनखंड है उसमें 1 और 6 को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और इसमें जो है किसको शामिल, जो 2 और 3 रह जाते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में एक और स्वयं संख्या को शामिल नहीं किया जा सकता। क्या लिखेंगे? एक किसको अभाज्य गुणनखंडों में किसको शामिल नहीं किया जाता? संख्या को, एक और स्वयं संख्या को। किसको भी? एक और स्वयं संख्या को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो इसमें आगे है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसमें जो चारों अंक जो है 9 के आते हैं, ये बड़ा 9,999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और अब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड जो ज्ञात करने हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमने सबसे छोटे संख्या से भाग करना होता है। अब जैसे 9 है, 9 पे तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था विभाजकता नियम में, यदि कोई भी संख्या है उसके अंदर इकाई अंक 0 2 4 6 8 आ जाता है, तो वो संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होती। क्या था अभी? 0 2 4 6 8 आ जाता है, तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तो हम इसमें लिखेंगे। तो अब आगे 3 के अंदर क्या था? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर 9 9 + 9 + 9,
ये बन गया 36 बन गया, ये 3 पे विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। हम यहाँ लिखेंगे 3। ये 9,999 को 3 से भाग कर देंगे तो ये आ जाता है हमारे पास में, इतना आ जाता है। फिर दोबारा फिर ये 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इस तरह से ये 1111 आ जाता है। अब आगे ये संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 5 के लिए क्या शर्त थी, इकाई अंक 0 है, 5 होना चाहिए। 6 से विभाजित नहीं होगी, और ये संख्या जो है 7 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए हम इसको जब 11 पे ले जाते हैं, किस पे ले जाते हैं, 11 पे। 11 जो है इसको भाग करेंगे 11 से, 11 एकम 11, तो उतार दिया 1, नहीं जाएगा 0, फिर हमने उतार लिया 1, ये कितना आ जाता है, 101 आ जाता है। क्या आ जाता है भाई, 101। 101 क्या चीज़ है, ये अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 101 फिर 1 आ गया यहाँ पर। तो 9,999 के गुणनखंड क्या हुए, 999 गुण क्या हुए, 3 गुणा 3, ये अभाज्य गुणनखंड है प्यारे बच्चों, 11 गुणा में 101 की, ये हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, क्या लिखनी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे 5 निशान लगा लेते हैं हम, 3 4 5, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, 1, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 अंक बन जाते हैं। तो अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, 1, ये बन गया 10,000, कितना बन गया, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 0 है। क्या है अभी, 0। हमने पढ़ा था यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो इसको 2 से हम भाग देंगे, 2 पंजे 10, 0 0 और 0, फिर दोबारा फिर यहाँ पर 0 है तो ये चला जाएगा। हम इसको भाग करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ आ गया 5,000 है, यहाँ पर यहाँ से क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 आ गया यहाँ पर, 1 तार दी 0, 2 पंजे 10, फिर ये 0 आ गया नीचे पर, नहीं जाने लाई 0, फिर ये 0 आ गया यहाँ पर, फिर 0 आ गया, तो ये आ गया 2500, 2,500 आ गया, कितना भाई, 2,500। आगे है इसमें दोबारा फिर हम जो है इसको 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 2500 को 2 से भाग कर रहे हैं हम, यहाँ पर 2 एकम 2, ये तार में 5 हो गया, 2 दूनी 4, 1, ये 0 यहाँ नीचे आ जाती है यहाँ पर, तो 2 पंजे 10, 1 0 और बच गई यहाँ पर, ये यहाँ पर 0 आ गया, ये आ गया 1,250। फिर आगे दोबारा फिर जो है 2 से भाग करेंगे हम, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, तो 2 से विभाजित नहीं हो गए तो आगे 3 के लिए कोशिश करते हैं। अब जैसे पढ़ा था हमने भी कि 3 के विभाजकता नियम में क्या था, 3 कोई संख्या है उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे 625 है, इसके एक अंकों का योग कितना बन गया, 13 बन गया। जो 13 है 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए संख्या 3 से विभाजित नहीं होती। अब ये 4 से भी विभाजित नहीं होगी तो अब 5 पे चला जाता है, तो 625 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजो 25, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 25 ये आ जाता है 125, कितना है अभी 125। 125 दोबारा फिर 5 पे चला गया 25, और दोबारा फिर जो है 25 जो है 5 पे आ गया, यहाँ पर जो है 5 1 आ गया। तो इस प्रकार जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है कितनी थी, 10,000। 10,000 के गुणनखंड हम यहाँ लिख लेंगे, प्राप्त किया हमने 10,000 बराबर आ गया 1 2 3 और 4, यहाँ पर 1 ये आ रहा है, इसके बाद 1 2 3 4, ये 4 बार 5 आ रहे हैं यहाँ पर, 1
2, 3 और 4। ये क्या है भाई, 10,000 के गुणनखंड में प्राप्त होते हैं। इसके बाद में आगे है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो इसमें हम यहाँ पर 1729, कितना है भाई, 1729, तो इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या है, 1729 में ये 2 पे नहीं जाता क्योंकि इकाई का अंक कितना है, 9 है। यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी विभाजकता नियम में 0, 2, 4, 6, 8 यदि हो इकाई का अंक तो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। अब ये 3 के लिए हम इसके अंकों का योग ज्ञात करेंगे संख्या का। 1729 है, 1729 को 1 + 7 + 2 + 9, तो 9 2 11, 7 18 1 19, 19 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए संख्या 3 से विभाजित नहीं होती। अब ये 4 पे मिल जाएगी, 5 पे मिल जाएगी, 6 पे, 7 पे भाग करके देखते हैं इसको। ये आगे 2 9, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 3 और कितना बच गया भाई, 2, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 और 9, 7 7 49। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास में, ये हमारे पास में बच जाता है 729 को 7 से भाग करके दोबारा से, 7 दूनी 14, 13, 7 चौके 28 और यहाँ बच गया 4, यहाँ पर कितना बच गया भाई, 4 बच गया, 7 7 49, 247 बच गया। अब यहाँ लिख देंगे 247, 7 था यहाँ पर, 247। अब ये 247 आगे हम कोशिश करते हैं, जैसे 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे मिल जाता है, 11 में 22 और 13 पे कोशिश करते हैं। तो 247 को 13 से भाग करते हैं हम यहाँ पर, 13 एकम 13, 1 1 7, 13 निमा 117, कितना है अभी, 13 निमा 117 से कितना है, 0 आ गया। अब जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 13 और यहाँ लिखते हैं 19, आगे 19 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और फिर यहाँ पर 19 लिखेंगे, यहाँ पर 1 आ गया। तो 1729 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 7 गुणा 13 गुणा 19। अब वो कहता है भी इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमने ये 7 13 19 ये पहले ही आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। दूसरा कहता है भी यदि इन गुणनखंडों में कोई संबंध है, क्या जो 7 13 और 19 है ये हमें गुणनखंड प्राप्त होते हैं, क्या इनमें कोई संबंध है। इसमें जैसे 7 है यहाँ पर, 13 और 19, 7 में 6 जोड़ते हैं तो 13 बन जाता है, कितना बन जाता है, 13 बन जाता है। और 13 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 19 बन गया, कितना बन गया, 19 बन गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक में इन जो अभाज्य गुणनखंड है प्रत्येक में 6 का अंतर है। क्या है भाई, इन अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक में 6 का अंतर है, यानी 6 आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो 7 में 6 जोड़ते हैं 13 आ जाता है, 13 में 6 जोड़ते हैं तो 19 आ जाता है। हम लिखेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक में 6 का अंतर है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक में 6 का अंतर है, 6 का अंतर है, कितना भी, 6 का अंतर है यहाँ पर। अब आगे तो इसके बाद में है यहाँ पर 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करें। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। तो 3 क्रमागत संख्याएं कोई भी ले लेंगे
और फिर हम जो है उदाहरण के द्वारा इस बात की पुष्टि करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 3 क्रमागत संख्या ली 2, 3 और 6। क्या ली हुई? 2, 3 और 6। हम लिखेंगे 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं क्या ले ली हुई? 2, 3 और 6। 2, 3 और 4। 2, 3 और 4। अब इनकी हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे, इनका गुणनफल क्या होगा हमारे पास में? गुणनफल क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 3 6 चौका 24। क्या है? 2 3 6 चौका 24। 24 जो है 6 से विभाज्य है। कैसे? 24 को यदि हम 6 से भाग करके देखते हैं तो 6 चौके 24 आ गया, शेष शून्य आ गया। हम लिखेंगे 24 6 से भाज्य है। 24 6 से विभाज्य है, विभाज्य। अब कोई एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 5 6 और 7। क्या लिया अभी? ये तो पहला एक उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण है। यहाँ पर 5 6 और 7। अब इनकी गुणा करके देखते हैं, तो 5 गुणा 6 गुणा 7 के, तो 5 को 6 से गुणा करते हैं 30 आ जाता है। फिर दोबारा फिर गुणा किया 210 आ गया। अब 210 जो है 6 से विभाज्य है या नहीं? 2 6 से 6, दोबारा से एक बार 210 इधर लिखेंगे हम यहाँ पर, और 6 से 6 दिए 18, 0 6 पंजे 30, तो पूरा पूरा कट जाता है। तो ये कितना हुआ हमारे पास में? 210 हुआ। क्या हुआ भाई? 210 हुआ। हम लिखेंगे 210 6 से विभाज्य है। 210 6 से विभाज्य है। इस तरह से जो हमारी स्टेटमेंट क्या कहता है, 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से पुष्टि करें। हमने क्या लिया? 2 3 और 4 लिया एक उदाहरण, और एक जो है 5 6 7 लिया। इनका गुणनफल जो है ज्ञात किया, तो हर बार में जो है वो 6 से विभाज्य प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 210 लिख लिया, हम यहाँ करके दिखा देते हैं एक बार। तो इसको हम 6 से भाग करते हैं, तो 6 दिए 18, 6 पंजे 30, 6 शून्य आ गया, आ जाता है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं को योग 4 से विभाज्य होता है। क्या भी? 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। तो कुछ उदाहरण लेकर इस कथन को सत्यापन कीजिए। 2 क्रमागत विषम संख्याएं, तो कोई भी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए हमने 5 और 7 लिया। क्या लिया? 5 और 7। हम लिखेंगे 2 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। क्या ली हुई? 5 और 7। अब इनका जोड़ कितना हुआ? 5 जमा 7, जितना हुआ 12। 12 जो 4 से विभाज्य है। 12 जो है 4 से विभाज्य। क्या लिखेंगे? 12 जो है 4 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसके बाद में कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी और है। जैसे हमने लिया 7 और 9 ले लिया। 7 और 9, ये पहला उदाहरण था हमारा, ये दूसरा उदाहरण है। 7 और 9, तो 7 जमा 9 कितना बन गया? 16 बन गया। 16 क्या है? 4 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे? 16 4 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो इसलिए हम कह सकते हैं भी 2 क्रमागत विषम संख्या का योग 4 से विभाज्य होता है। हम क्या कह सकते हैं? तो ये स्टेटमेंट दोबारा लिखते हैं कि हाँ, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। हम लिख भी सकते हैं 2 क्रमागत
विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, विभाज्य होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये 7वां सवाल है हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आगे है 8वें सवाल की बारी है। निम्नलिखित में से किन व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? तो इसमें यहाँ पर एक 24 है, एक 56 है, 70 है, 54 है, इनके अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं, जैसे यहाँ पर 10 से कम के संख्याओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो भाज्य और अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे, ये लिखेंगे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, और एक लिख लेंगे भाज्य संख्याएं, भाज्य। तो इसमें यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है अभी, अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, और यहाँ पर है 4, 6, 8। तो जैसे कि पहले हम देखते हैं इसमें 2, 3 और 4 है। पर सवाल क्या है हमारा, निम्न में से किन व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? जो व्यंजक हैं किन के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? जैसे यहाँ 4 है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, तो इसमें इसके नहीं किए गए। आगे 56 है, इसके 1, 7, 2 और 2 है, तो 2 और 7 क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 1 है, एक जो है ना तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। यदि हम इसको अभाज्य संख्या मान लेते हैं, जो 56 है इसके अभाज्य गुणनखंड जो है किए गए हैं, तो इसमें हम निशान लगा सकते हैं। अब इसके बाद में 70 है, 70 में 2, 5 और 7, 2, 5 और 7 है, इसके ये भी अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। परंतु यहाँ 54 है, 54 में 2, 3 और 9 जो है इसके गुणनखंड किए गए। यहाँ पर 9 जो है क्या है, भाज्य संख्या है, क्या चीज़ है, भाज्य संख्या है, तो इसमें ये नहीं होगा। तो हम लिखेंगे बी वैसी, क्या है भी हमारा क्या है उत्तर, क्या आएगा, बी वैसी व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। क्या आएगा भी उत्तर, क्या आएगा, बी वैसी, क्या भी बी वैसी, बी और सी हमारा जो है उत्तर आ जाता है, व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो हमारा आंसर क्या है अभी, बी और सी। इससे अगला है संख्या 9, 18, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। संख्या क्या है अभी, 18, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यहाँ पर तो हम लिखेंगे इसमें, यहाँ पर संख्या 2, 18, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 गुणा 3 यदि से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 और 6 24, 4 गुणा 6 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम क्या है अभी, जो 2 और 3 क्या चीज़ है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या है अभी, 2 और 3 क्या चीज़ है, 2 व 3 अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है।
इसलिए इसलिए और यहाँ पर ये भी है, 2 गुणा 3 कितना हुआ, 6 हो गया। 2 गुणा 3 कितना हो गया भाई, 6 हो गया। यदि संख्या कोई भी है, यदि कोई संख्या, जैसे 18 है यहाँ पर, यदि 18 2 व 3 से विभाज्य है तो वह 6 से भी विभाज्य होगा, ठीक है ना। परंतु 4 और 6, तो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पर, इसलिए 18 6 से विभाज्य है। 18 किससे विभाज्य भी, 6 से विभाज्य है। परंतु 4 गुणा 6 क्या लिखेंगे, 4 व 6, 4 और 6 दोनों क्या हैं, विभाज्य संख्याएं हैं। दोनों विभाज्य संख्याएं क्या है भाई, विभाज्य संख्याएं हैं। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है भाई 4 और 6 है, तो 4 गुणा 6 कितना बन गया, 24 बन गया। कितना बन गया, 24। यदि कोई संख्या 4 और 6 से विभाजित है तो वो किससे भी विभाजित होगी, 24 से विभाजित होगी। इसलिए यदि कोई संख्या 4 व 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, तो वह 24 से भी विभाजित होगी, विभाजित। अब जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण ले लिया 12 का, किसका लिया अभी, उदाहरण क्या लिया हमने, 12 का। जैसे यहां पर उदाहरण दिया किसका, 12 का। जो 12 है, 12 4 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, क्या लिखेंगे, उदाहरण 12। 12 जो है, संख्या 12 जो है 4 व 6 से विभाजित है, विभाजित है, परंतु 24 से नहीं, 24 से नहीं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये हमारा कौन सा सवाल था, 9वां सवाल था। और यहाँ पर हमने जो है, इसके बाद में 10वां क्या है भाई, 10वें सवाल में क्या है, यहाँ पर मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। तो क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, क्या है भी, अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 2 3 5 और 7 ले लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये ले लेंगे गुणनखंड, क्या लेंगे भी, 4 अलग अलग अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटे लेंगे 4 सबसे छोटे, या सबसे छोटे ले लेंगे यहाँ पर, छोटे भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, भिन्न भिन्न या अलग अलग अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड
उनसे 2, 3, 5 और 7 ले लिए हमने। अब इनकी हम गुणा करेंगे सभी की। वो कहता है भी मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो इनकी गुणनखंडों से जो संख्या बनी है वो संख्या ज्ञात करेंगे। तो संख्या क्या होगी? अभीष्ट संख्या जो हम चाहते हैं, अभीष्ट संख्या बराबर आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 के। 2 दिए 6, 5 30 और 7 210 आ जाता है। कितना आ जाता है? 210 आ जाता है। हमने जो 210 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है और 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों के गुणा करने से प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इससे अगली मैथ व साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे।